हेलो हेलो प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है इस चैप्टर में। चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं हम इस वीडियो में, और इसको हम हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों में कवर अप करेंगे, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, देखिए इस चैप्टर का जो है ना, हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डाल रखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के नाम से। आप वहां पे उस पोर्शन को जाके कंप्लीट कर लेना। उसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर 1। तो पहला ही चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं, और समझने से पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कहाँ पे जरूरत है, वाई वी नीड दिस चैप्टर टू स्टडी। अगर हम इस बात का आंसर ढूंढें तो चलिए यहाँ पे ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? जैसे मान लेते हैं आप डेली लाइफ में ये चीज तो जरूर देखते होंगे कि मान लीजिए आपने रात को रखा खाना, ठीक है, रात को रखा खाना कि भैया सुबह उठेंगे और आराम से खाएंगे मजे से, ठीक है। लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो क्या देखते हो कि पूरा पूरा जो खाना है वो एकदम बदबू मार रहा है, बेकार हो गया खाना, वो आप उसको खा ही नहीं सकते, अब वो बेकार हो गया। व्हाट लेड दिस, कि वो आपका खाना पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, है ना। क्या चेंज आया? साथ में अगर आप देखोगे तो रात को कभी कभी यहाँ देखो दही कैसे बनता है, दूध से दही कैसे बनता है, पता है या नहीं पता है? जैसे एक बार पूछा था, किसी से पूछा गया था कि पानी कहाँ से आता है, तो कहता है टंकी से आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध कैसे, दही कैसे बनता है, दही कैसे बनता है, दूध से बनता है ना। दूध को आप अगर रखोगे, दूध को अगर आप रात को रख दोगे हल्का सा दही डाल के, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सुबह सुबह वो दही बन जाएगा, है ना। और आपको अगर पूछे कि दही कैसे बनता है, तो मार्केट से ले आते। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो दूध से दही कैसे बनता है, ये खाना खराब क्यों हो जाता है। अब मान लो कि एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि गेट जो होता है ना, लोहे का गेट, कभी कभी आप देखो पुराना गेट जब आप देखोगे ना, तो अगर उस पर कोई कलर वलर नहीं है और ऐसे ही गेट लाया और अगर 2-3 साल हो गए वहां पे कोई जाता नहीं है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे गेट वो खराब हो जाता है ना। और गेट को आप अगर एक लात मारोगे, पूरा का पूरा गेट जो है एकदम पूरा टूट के कबाड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस केस में इस तरह की जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये चेंजेस आखिर क्यों होते हैं और इसका जवाब क्या है, क्या आप मुझे कोई बता सकता है? तो जी हाँ, ये चैप्टर आपको इन सारे सवालों के जवाब बताने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए समझते हैं इस चैप्टर में कि क्या रीजन है। पहला चीज ये है कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, पहले आप इसे तो समझाओ मास्टर साहब। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम बोले एक वर्ड एक लाइन में समझाने के लिए, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। अगर मैं बताऊं आपको कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है वो कैसे होती है। इसके समझने के लिए हम फिर से कहाँ जाएंगे, वहीं पे जहां से आए थे, ठीक है। तो ये आ गए यहाँ। जैसे अगर हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन और ब्रेकिंग का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, आप जरा बताओगे खुल के। तो जी हाँ, ये लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं H2O HCl से, तो जैसे आप HCl से इसका रिएक्शन करवाओगे ना, तो ये आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस, आपको बन जाएगा यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो NaCl बनेगा, वाटर बनेगा। अब इसमें पुराना बॉन्ड क्या है, नया बॉन्ड क्या है, हमको कैसे पता चला? तो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे। जैसे NaOH था ना, ये पहले Na प्लस और OH माइनस ये इसके साथ था, ठीक है। ये HCl जो था वो H प्लस और Cl माइनस के साथ था। अब क्या हुआ, इन दोनों का जैसे ये पुराना बॉन्ड था, ये बॉन्ड टूट गया, इस तरह आयंस के फॉर्म में टूट गया। अब नया बॉन्ड जो बना, वो नया बॉन्ड यहाँ पे कैसे बना, ये Na जो है वो Cl के साथ चला गया, तो ये नया बॉन्ड बना दिया NaCl। ये H जो है इस OH के साथ चला गया और यहाँ पे बना दिया H2O। तो ये हमारे पास आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, नया बॉन्ड देखने को मिल रहा है NaCl और H2O, ठीक है। इसका अगर हम कॉमन लाइफ बताए, कॉमन लाइफ एग्जांपल अगर आपको बताए, तो आप देखोगे जब आप स्कूल चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल बचपन में कभी ना कभी तो आपने स्कूल चेंज किया होगा। जब आप स्कूल चेंज करते हो ना, तो जो पुराना स्कूल के जो दोस्त रहते हैं वो लगभग छूट ही जाते हैं। नए स्कूल में आपके नए दोस्त बनते हैं, इसका मतलब जो पुराने स्कूल के दोस्त से उनसे आपका बॉन्ड खत्म हो गया, और जो नए स्कूल में जो दोस्त बने उनसे आपका नया बॉन्ड बन गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शंस। समझे? चले आगे।
अब क्या होता है कि हम अगले में जाने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे कि ये रहा हमारा टेलीग्राम का ग्रुप। आप क्या करो, इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ये पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगा। आपको अगर क्विज चाहिए तो क्विज भी आपको इस लिंक में इस ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमको बताना था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा आपके सामने आइडेंटिफाइंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कैसे हम पता करेंगे कि कोई रिएक्शन फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो इसको जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया एक बाउंड्री, फिजिकल और ये रहा केमिकल, पीसी। तो केमिकल चेंज क्या होता है, देयर इज व्हाट, देयर इज अ फॉर्मेशन of what, there is a formation of new substance. But in physical change there is no new substance formed. मगर अगर बोले अगर आपको कि रासायनिक परिवर्तन में आपको नए उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये आपको एक बेसिक एग्जांपल, जैसे देखोगे ये इंसान को आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये अगरबत्ती जल रहा है ना, या जब पूरा जल जाएगा ना तभी से पता चलेगा। तो ये जो पूरा अगरबत्ती जो जल रहा है, ये क्या है, दिस इज द, ये मान लेते हैं ये अगरबत्ती जल रहा है। अब ये अगरबत्ती जब जलेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके राख मिल जाएंगे, इसके राख, ठीक है, ऐश मिल जाएंगे आपको राख। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन गया, आपको राख के फॉर्म में एक न्यू सब्सटेंस मिल गया। जबकि अगर आपको हम बताएं, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल अगर हम आपको और दें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का जैसे हम बताएं कि जैसे ये रहा बर्फ का सील, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा है, आइस। अब क्या करें हम, इसको रख दिए बाहर। जैसे आप बाहर रखोगे ना तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा, और आप जैसे इसको आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये वेपर्स बन जाएंगे। पर इसमें कोई नया चीज तो नहीं बन रहा है। ये देखोगे तो ये भी वाटर ही था, ये भी वाटर, ये सिर्फ वाटर का सॉलिड फॉर्म है, ये वाटर का लिक्विड फॉर्म है, और ये वाटर का गैसियस फॉर्म है कि नहीं। तो यहाँ पे जो वाटर है, वाटर के सिर्फ फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बन रहा है। तो जब नया चीज नहीं बनता है तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं फिजिकल चेंज में, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर हम आपको बताएं कि दूसरा, क्या आप बताओ केमिकल चेंज का भी एक एग्जांपल बताओ। आपने फिजिकल का बताया तो केमिकल का भी बताओ, लो केमिकल का बता दे रहे हैं हम। केमिकल का कैसे बताएंगे कि केमिकल में जैसे मान लेते हैं, जैसे ये अगरबत्ती जला, उसी के जैसे होता है मैग्नीशियम रिबन। ये होता है मैग्नीशियम रिबन, बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। इसको जैसे ही आप जलाओगे ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाता है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। जैसे आप जलाओगे इसको, जैसे मान लो मैग्नीशियम का रिबन लिया हमने और उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ वाइट कलर का आपको सॉलिड आपको मिल जाएगा एस के फॉर्म में, ये राख के फॉर्म में, जैसे राख बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो उसके फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप बैलेंस करके रखोगे सारे इक्वेशंस को, है ना, कोई भी तो अनबैलेंस रहेगा नहीं, तो ये बैलेंस इक्वेशन रहेगा। तो इस तरह से अब ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में कि वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, मतलब मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग इसको क्यों हम लोग इसको साफ करते हैं सैंड पेपर से, आखिर क्यों करते हैं, उसका आंसर मैं आपको अभी बताऊं। उसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा, वहीं पे आ जाओ। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे मान लो ये रहा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अब क्या है ना, ये मैग्नीशियम रिबन जब हवा के प्रेजेंस में यानी कि इन्वायरमेंट में जब रहता है ना, तो इसके ऊपर में लेयर्स हो जाते हैं, लेयर्स बन जाते हैं, ऑक्साइड के लेयर। जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो बाहर ऑक्सीजन है उसे रिएक्ट कर गया तो ये एक लेयर बना देगा, है ना। जब आप इसको जलाओगे ना, जब आप इसको जब इसको आप जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जब ये जलेगा ना, तो जलने से क्या होगा कि सबसे पहले ये लेयर इसको जलना पड़ेगा, है ना। पहले तो इसको ये लेयर हटाना पड़ेगा, तब तो ये जलेगा। तो इस लेयर को हटाने के लिए हमको एक्स्ट्रा जो हीट देना पड़ेगा, उसको उसको हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग मैग्नीशियम रिबन लाते हैं और इसको जो है ऐसे करके साफ कर देते हैं, हमको पूरा का पूरा मैग्नीशियम मिल जाता है। फिर हम इसको जलाते हैं। जब हम इसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हमको जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस मिल जाता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं। इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, समझे कि नहीं।
नहीं समझे? ये है आपका रिएक्टेंट साइड और ये है आपका प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो आपको मैग्नीशियम रिबन आप जलाओगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। वाई वी क्लीन, इसका भी आंसर आपको यहाँ से मिल गया। तो आपका बोर्ड का एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, ठीक है। चले आगे। तो आ जाते हैं फिर से अपने पोजीशन। जैसे हमने ये आपको बता दिया फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, दोनों का आपको डेफिनेशन क्लियर है, साथ में एग्जाम्पल क्लियर है। मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं उसका भी आंसर क्लियर है। तो चलते हैं अब आगे। ये रहा आपके सामने अगला कि केमिकल रिएक्शंस में और ऐसी क्या चीजें हैं जो इसको फिजिकल चेंज से अलग बनाती है। तो मैं इसका अगर बताऊं कि रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, तो इसमें क्या है, गैस का उत्सर्जन होता है। मे भी आपको इसमें गैस दिखेंगे, इसमें गैस आपको मिलेगा। सो अगर रिएक्शन होगा ना तो वो गैस निकलेगा। जैसे मान लो कि कभी कभी खाना जो है ना वो बैड टेस्ट, बैड स्मेल भी करता है, तो वो जो गैस नया बन रहा है वो उस केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है। दूसरा ये है उसमें टेम्परेचर में भी हो सकता है आपको चेंज मिले, है ना। जैसे आपने कुछ ऐसा कुछ सब्सटेंस लिया जिसने आपने रखा और वो अचानक से गर्म हो गया, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या है कि टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करेंगे। प्रेसिपिटेट मतलब अभी आपको मैं समझाऊंगा, जस्ट जैसे मैं आऊंगा ना आगे डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे आपको हम प्रेसिपिटेट बताएंगे आपको। ये आप रखो अभी के लिए थोड़ा सा होल्ड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे देखोगे तो इस बॉक्स जार में ना ये पहले से जिंक है, ठीक है। जैसे हम इसमें एसिड डालेंगे तो ये पूरा का पूरा हीट हो जाएगा और हीट होकर यहाँ से गैस निकलेगा। आप देखना, ध्यान से देखना इसको। देखो जैसे हमने इसमें डाला तो आपको देखोगे ये गैस निकला और यहाँ से ये जो गैस निकलता है, जैसे आप जिंक को, जैसे इसका केमिकल अगर हम लिखें तो जिंक को अगर HCl से रिएक्ट करते हैं तो आपको ZnCl बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होता है। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इस तरह की जब गैस रिलीज होती है तो इसको तो पहले आप बैलेंस कर लिया करना, ठीक है। ये अगर मैं बैलेंस न भी लिखूँ तो आप समझ जाना कि आपको बैलेंस करना है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्ट किया और क्या बना, ZnCl2 प्लस H2 गैस मिली आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि केमिकल रिएक्शन की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मे बी गैस, देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, देयर मे बी चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब हिंदी में बोले तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट, अवक्षेप क्या होता है, प्रेसिपिटेट का हिंदी, ठीक है। अवक्षेप का निर्माण हो सकता है और रंग या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। चलिए आगे। ये रहा आपके सामने अगला कि अच्छा एक बात बताओ, आपने ये बताया कि वहां से जब हम हीट करते हैं तो वहां से हीट हो जाता है, तो कोई ऐसा भी रिएक्शन होता है जहां पे हम हीट देते हैं? जी हाँ, ऐसा रिएक्शंस होता है जहां पे हम अगर रिएक्शन को हीट अगर हम प्रोवाइड करते हैं, अगर हम ये हीट देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट वहां से निकलता है तब हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में हीट रिलीज करे, तब हम उसको बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है कि नहीं। अब जब हीट वो ले, जैसे मान लो कि अगर हम खाना पकाते हैं तो जब हम खाना पकाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम गैस को जलाते हैं, स्टोव ऑन करते हैं और ऑन करते हैं, गैस जलता है। अब अगर हम पूछेंगे खाना कैसे बनता है, तुम बोलोगे मंगवा लेते हैं हम बाहर। अरे भैया नहीं, घर में बनाने का बात कर रहे हैं हम। तो घर में जब हम बनाते हैं तो गैस ऑन करते हैं, गैस ऑन करने के बाद हमको क्या, उसमें जब हम कढ़ाई वगैरह जो भी है उसको लगाते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं कि नहीं। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम बोलते हैं ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक। अब इसको ध्यान रखना अपने खाना बनाने से, जब हम क्या खाना बनाने में क्या करते हैं, हम गैस ऑन करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो हो गया ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो चलो मास्टर साहब ये तो समझ में आया कि जनरल लाइफ में चलो गैस वाले। अब कुछ ऐसा भी एग्जांपल दो ना जिससे थोड़ा सा मतलब केमिस्ट्री का फील आए, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको अभी उसका भी एग्जांपल। रिएक्शन इन विच हीट इज, पहले इसको पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वैसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं। देखो अब एनर्जी देते हैं, जैसे हम गैस और स्टोव ऑन किया तो हम वहां पे हीट प्रोवाइड किए। कभी कभी क्या होता है उसको सनलाइट में रखोगे ना तो वहां से भी रिएक्शन होता है। कभी कभी आप इलेक्ट्रिसिटी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वहां भी चेंज आएगा वो। तो उस तरह के रिएक्शन में क्या करते हैं, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में भी ऊर्जा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी रिएक्शंस, ठीक है। अब हम बोले थे कि एग्जाम्पल देंगे, जी हाँ ये रहा आपके सामने। एग्जाम्पल देने के लिए हम कहाँ आते हैं, यहाँ पे।
ये हो गया, जैसे मान लेते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। और अगर हम इंग्लिश में बोले, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, एक सेकेंड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं ना, तो ये हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इंग्लिश में बोलें कि चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो गया। इसका कॉमन नेम भी क्या एग्जाम में आता है? जी हाँ, इसका कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। दिस इज क्विक बिकॉज ये क्विक होता है, क्विक लाइम, ठीक है। ये क्विक लाइम, ये क्या है? दिस इज अ स्लेग्ड लाइम। अब तुम इसका भी पूछोगे तो इसका हम बताएंगे नहीं, स्लेग्ड लाइम, ठीक है। तो इसको तो वाटर बोलेंगे ना, तो ये हो गया क्विक लाइम, ये हो गया स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे ना, तो आप देखोगे ना, अब बोलोगे मास्टर साहब ये तो हम देखे ही नहीं कभी। जी आपने देखा है, बस आपने ऑब्जर्व नहीं किया। जब आप देखते हो ना घर में, अगर वो पुराने जमाने, पुराने टाइम में क्या होता है, जब पेंट होता है ना, तो उसमें हम क्या रहते हैं, बाहर से चूना लेके आते हैं, और उस चूने को हम क्या करते हैं, पानी यानी कि जल, जल लीजिए, ये पानी में क्या होता है, पानी में इसको सॉल्व, पानी में इसको डिसॉल्व कर, जैसे आप डिसॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा जो कंटेनर होता है ना, वो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। जैसे गर्म होने का मतलब क्या है कि वहां से हीट निकला तभी तो गर्म हुआ, ऐसे थोड़ा ना गर्म हो जाएगा। तो वो हीट निकला, इसकी वजह से वो पूरा का पूरा हो गया गर्म। और गर्म होने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिलेगा वो घोल जिसको हम लगाएंगे, और जो वो घोल मिलता है उसी को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और ये घोल मिल गया तो भैया घोल को रखेंगे थोड़े ना, इसको तो कुछ करोगे। अरे सर इसका तो कुछ करो। जी हाँ, इसका हम करेंगे क्या, इसको हम दीवार पे लगाएंगे। अब हम आइए चलिए दीवार में लगाते हैं इसको। जैसे हमने क्या किया, वहां से घोल बना लिया, ठीक है। ये रहा, हमने घोल बना लिया वहां से, अरे चल जा, ये रहा हमने घोल बनाया, COH का घोल, ठीक है। अरे सर अब इसको लगा दो ना दीवार पे। जी हाँ, इसको हम लगा देते हैं दीवार पे। जैसे हम लगाएंगे दीवार पे, तो आपको पता है ना इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो ये दूसरे, अब बोलोगे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों रिएक्ट किया, तो इसी से रिएक्ट करता है, ये दूसरे से भी कर सकता है। बट ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो इसको हार्ड बना देता है, जो दीवार पे इसको मजबूती से चिपकाए हुए रखता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब बोलोगे कि इसका तो आप बताए स्लैग्ड लाइम, इसका बताए थे आप स्लैग्ड लाइम, उसका बताए क्विक लाइम, तो क्या इसका भी नाम है कुछ? जी हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं मार्बल, ठीक है। दिस इज द ऑल्सो फार्मूला ऑफ मार्बल। ये किसका फार्मूला है? मार्बल का भी ये फार्मूला है, ठीक है। क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, और ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब ये कभी कभी ना एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं आपको कि नेम द मेटल विच रिएक्टेड विथ CO2 फॉर्म्ड कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद हमको पता है कि घोल से ही रिएक्ट करेगा, तभी तो वो पेंट बनेगा जो कि दीवार में लगेगा, और वो कभी उखड़ेगा नहीं, है ना। उखड़ेगा तो जरूर टाइम के बाद, बट हाँ जब हम लगाएंगे तो पूरा दीवार एकदम चमक उठेगा, और वो चमक उठेगा किसके वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया। तो आपको पता चला कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ हानिकारक नहीं होता है, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन नेचर। सभी का अपना अपना वजूद होता है इस पूरे संसार में, ठीक है। चले आगे। अब हम यहाँ से जाते हैं हट, कैसे हटे, ये हट गए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अच्छा सर, अभी हम बता दिया आपको कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब बोलोगे नहीं थोड़ा सा और आप समझाओ, तो जी हाँ अभी हम आपको समझा रहे हैं। ये रहा आपके सामने, देखोगे तो ये आग जला रहे हैं, ठीक है। जब आग जलाते हैं ना, तो आप अगर अगल बगल में बैठ जाओ, तो अगल में बैठोगे तो आपको क्या हीट महसूस होगा, आपको लगेगा कि यार गर्मी कहाँ से आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या हुआ, हीट रिलीज होते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब ये बर्फ अगर आप बाहर रख दोगे, बाहर बर्फ का टुकड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वाटर में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड में चेंज होगा तो हम बोलेंगे क्या, इसने बाहर के हीट को एब्जॉर्व कर लिया, और एब्जॉर्व करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। ये लिखो, मजा आया? चलें आगे या यही देखते रहे? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने, फिर से दिखाया। चलो अब हम बात करते हैं कि चलो यहाँ तक तो हम पढ़ लिए, चलो आपने बता भी दिया केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और साथ में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। चलो आप बताओ, आप केमिकल इस तरह के और भी क्या रिएक्शन होते हैं? तो हाँ, इस तरह के रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार होते हैं, और वो आपके बुक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि 5 प्रकार आपके बुक में दिए हुए हैं। पहला है कॉम्बिनेशन,
ये पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन मतलब वियोजन, वियोजन। अब हिंदी वाले बोलेंगे हिंदी में नहीं लिख, लो ये लिखो वियोजन, हिंदी में भी लिख दिए, आगे मजा। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, संयोजन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे वियोजन अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद अगर हम बोलेंगे कि नहीं, और डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आप डी लिखोगे, नहीं इसके लिए हम DIS, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें भी आप लिखोगे भी नहीं, इसमें हम लिखेंगे विस्थापन, क्या लिखेंगे इसमें, विस्थापन, ठीक है। ये हो गया आपका विस्थापन, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया विस्थापन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आ गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन हुआ, समझे कि नहीं। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या था आपका कॉम्बिनेशन, ये था आपका डिकम्पोजिशन। हाँ, और अब बोले थे आप 5 होता है, ये तो आपने 4 लिखा। तो हाँ, पांचवा जो आपका होता है, ये पांचवा होता है आपका ऑक्सीडेशन एंड, ऑक्सीडेशन एंड, इसको हम एक ही में काउंट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इन दोनों को अगर हम साथ में बोलें तो हम इनको बोल देंगे रेडॉक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं हम साथ में, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, बताएंगे, बस आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ा जाए। ये ये देखो कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना बढ़िया से, संयोजन और डिकम्पोजिशन अपघटन, ठीक है। संयोजन अपघटन जो लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिखो, वियोजन लिख दो, ठीक है, वियोजन, वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, मतलब जुड़ना, द कंबाइन करना, 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें, 2 इससे ज्यादा, जितना भी लाओ सबको जोड़ो। तो जब आप जोड़ोगे सभी को, तो अब जैसे ही आप जोड़ोगे ना कैल्शियम को, जैसे आपने क्या किया, कंबाइन किया, 2 या 2 से ज्यादा चीजें लाया, जैसे A लाया, B लाया, दोनों को मिला के हमने AB बना दिया। क्या बना दिया, दोनों को मिला के, दोनों को मिला के, और हमने क्या किया, दोनों को मिला के A प्लस B मिलाया, और हमने यहाँ पे बना के AB बना दिया। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, मतलब संयोजन वह विक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया एकल पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस, मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2 या 2 से ज्यादा मिलकर एक चीज बना रहा है ना, एक प्रोडक्ट बना रहा है ना, जैसे सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। अगर ये सिंगल प्रोडक्ट, अगर मान लेते कि अच्छा एक बात बताओ, 2 चीज मिलके एक चीज बनाए, अब ये भी तो हो सकता है कि ये टूट के ये दोनों बन जाए, हाँ हो सकता है। उस केस में हम इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, जहां पे ये टूटता है, जहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट, जहां पे एक सिंगल चीजें ये B+C के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है आपका 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गया, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। अब ये डिकम्पोज खुद से तो होगा नहीं, हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तभी तो ये होगा, तो हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी होती है ना, ये किसी को बताना मत, इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब ये डिकम्पोज होते हैं, ऐसे नहीं टूटते हैं ये। अब अगर हम इसमें बताऊं कि क्या, अच्छा डिकम्पोजिशन होगा तो क्या और इसमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। किसी को बताना मत, ये कानों कान खबर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना इसे तोड़ने के लिए, तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हीट देते हैं और लाइट देते हैं, ठीक है। अब इनका अलग अलग नाम भी होता है, और नाम हम अगली में बताएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, या एग्जाम्पल दूं मैं, चलो मास्टर साहब एग्जाम्पल दे ही दो आप, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे एग्जाम में कि A+B, नहीं नहीं, चलो कोई नहीं, अभी हम एग्जाम्पल दे देते हैं आपके लिए। और एग्जाम्पल देने के लिए पता है हम कहाँ जाते हैं, ये रहा एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है, कि मान लेते हैं कि हमने रखा वाटर, ठीक है, वो जैसे वाटर को बनाते हैं, वाटर बनाए, ठीक है, वाटर को बनाएंगे, वाटर H2 वाटर। अब देखो हम साइंटिस्ट बन गए, वाटर बनाने जा रहे हैं। वाटर को गैस, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपको, वाटर, और ये लिक्विड बन गया। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये दोनों चीज कंबाइन करके एक चीज बना कि नहीं, बना कि नहीं, बना कि नहीं। अभी एक और एग्जाम्पल दिए थे हम आपको, कैल्शियम ऑक्साइड का, क्विक लाइम का, और ये ऑक्सीजन किस रिएक्ट किया था, ये वाटर से रिएक्ट किया था, तो ये हमारा क्या बना था, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, स्लिक्ड लाइम बना था, और यहाँ से हीट भी निकला था, है ना। तो यहाँ पर भी देखोगे आप, 2 चीजें मिलके एक चीज बन गई, यहाँ पे बनी कि नहीं,
अरे बताओ भैया बताओ। अब एक और एग्जांपल लो, ये तो एग्जांपल बोले, तुम एग्जांपल लेते जाओ खाली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये अगर मान लो अभी क्या बोलते हैं हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा तो ये CaCO3 बन गया, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ये पूरा का पूरा किसका एग्जांपल है? ये सारा का सारा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मुझे कि नहीं। चलें आगे। अब हम आगे बता रहे हैं आपको कि अच्छा आपने बता दिया कि चलो वो पहले कॉम्बिनेशन का बताया, क्या आप डिकम्पोजिशन का बताए? नहीं बताए, तो ये लो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, हिंदी वाले बताएंगे क्या होता है। वियोजन। क्या होता है वियोजन? इसका एग्जांपल जैसे हम बोले कि अच्छा एक बात होता है, जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था वहां पे, जो अब बोले थे कि एकदम हार्ड हो जाता है, ये मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है। तो क्या क्या ये टूटता है? जी हाँ, ये टूट जाता है, फिर से ये कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस रिलीज हो जाता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट हमने बना था, वो प्रोडक्ट अब यहाँ रिएक्टेंट बन गया और रिएक्टेंट यहाँ से फिर से ये दो प्रोडक्ट को दे रहा है ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है और यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा आपने बोला था कि डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, वो भी होता है, तो सबर करो भैया, वो भी बताएंगे। तो सर यहीं पे सारा पूछ लोगे क्या? चलो आगे बताएं। तो ये हम आते हैं, इसको हम अभी कर देते हैं गायब। समझ में आया ये कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के जो मैंने ये बताया था ना आपको, धीरे से ये टाइप्स ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, कहाँ पे समझे, इधर रुक जाओ एक सेकंड। ये जो ना ये देखो आ गया ना यहाँ पे। चलो यही बता रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिकम्पोजिशन है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन जहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड। देखो यहाँ पे देखो तुम, ये लीड नाइट्रेट पहले येलो कलर का था, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ ये देखो येलो कलर का है, और जब हम इसको हीट करते हैं ना तो यहाँ पे ये एकदम रेडिश ब्राउन बढ़िया सा गैस निकलता है। अब सूंघ मत लेना, इसे बेकार होता है, ठीक है। तो ये गैस निकलता है रेडिश ब्राउन का गैस, और वो जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस होता है, ठीक है, NO2 का गैस होता है। इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल बोले, चलो मास्टर साहब एग्जाम्पल लिख दो। ये देखो एग्जाम्पल PbNO3, PbNO3, इसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस कर लेना खुद से, ठीक है। ये मैंने करवा रखा है लेक्चर में, और आप इसको बैलेंस करो और मुझे बताओ। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया। अब कैसे बताओगे कमेंट बॉक्स में आंसर? तो यहाँ पे जो नंबर लगाएंगे और यहाँ पे जो नंबर लगाएंगे उसको आप कॉमा से बताना, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे क्या होगा, लेड नाइट्रेट जो है वो लेड ऑक्साइड में टूट गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया और ऑक्सीजन में चेंज हो गया। यहाँ पे जो अब ये कलर है ना ये गैस का, यही ये गैस होता है, ठीक है। बताना मत किसी को। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये किसी को बताना नहीं, कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए ये किसी को। चलो अब इलेक्ट्रोलिटिक अगर डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, तो आप इसमें बोल रहे हो कि इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में आप क्या करते हो? तो यहाँ पे हम ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये देखो ये बैटरी लगा हुआ है, देखो बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये अगर इसका हम एग्जांपल आपको बोले ना, तो अगर वाटर लिक्विड है ना, अगर आपको इसको गैस में चाहिए, साइंटिस्ट बन गए हम, देखो देखो वाटर जो है लिक्विड, इसको हम क्या करेंगे, अभी हम गैस में चेंज कर देंगे। ये देखो गैस में चेंज कर दिया, तो कितना आसान है साइंटिस्ट बनना, देखो तुरंत बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तरह के गैस में हम इनको चेंज कर दिए वाटर को। अब ये मत बोलना कि बैलेंस नहीं है सर, है ना, तो ये बैलेंस कर लेना खुद से। तो ये हो गया आपका वाटर जो है वो हाइड्रोजन के गैस में और ऑक्सीजन के गैस में चेंज हो गया, टूट गया, और यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड किया एनर्जी वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सर इसमें आपने बोला था हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ ट्रायंगल क्यों बना दिया आपने? ये ट्रायंगल ये हीट है क्या? जी हाँ ये हीट है। ट्रायंगल को जो है वो हम लोग हीट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सीधा ट्रायंगल है, उल्टा मत लिख देना, बता रहा हूँ। ये सीधा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल को हीट के फॉर्म में, हीट भी लिख सकते हो आप, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी लिखा। अच्छा ये फोटोलिटिक, ये क्या फोटो खींचने का काम करता है? नहीं, फोटो खींचने का काम नहीं करता है ये। हाँ लेकिन इसके जो मेटल है ना, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफी में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये याद है, जैसे इसका नाम है कि बोलो फोटो खींचोगे क्या इसमें? नहीं, फोटो नहीं खींचेंगे हम, लेकिन हाँ फोटो खींचते हैं ना, जो रील बनाते हैं, जो उसमें रील्स होते हैं जो पुराने जमाने के कैमरे में लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके सॉल्यूशन में उसको डिप किया जाता था, ठीक है, ताकि उस पर जो पूरा का पूरा वो आ जाए लेयर, ठीक है।
तो ये AgCl, अब इसका एग्जांपल अगर हम बोले तो AgCl और AgBr ये दो तरह के जो है वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन शो करते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे AgBr, देखो यहाँ पे तुम देखो खाली, यहाँ पे तुम्हारे लिए सब कुछ लेके हम आए हैं, तुम देखो यहाँ पे खाली AgBr दिख रहा है आपको ब्राउन कलर का। जैसे आप इसमें लाइट, अब लाइट इन द की नहीं, अब इसको कि सन का लाइट, वो लाइट आपको कोई भी लाइट, अगर आप इसको लैंप भी जला दोगे ना तो ये लाइट के फॉर्म में उसका एनर्जी जाएगा, ठीक है। जब ये एनर्जी चाहेगा ना तो ये जो ब्रोमीन है, बताना मत किसी को, फिर से बता रहा हूँ, ये जो ब्रोमीन है ना गैस, ये ब्रोमीन गैस ना यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा। यानी जो ये AgBr है ना, ये AgBr ये ना सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में ना ये रिलीज होगा, ये ब्रोमीन गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा यहाँ से। और वो कौन सा कलर का रहेगा, ठीक है। और बाकी जो सिल्वर है ना वो ब्लैक कलर का बच जाएगा आपको, ये ब्रोमीन उड़ जाएगा वहां से, ठीक है। बताना मत किसी को। ये AgBr है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन दिखाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि डिकम्पोजिशन में हमने तीन तरह के डिकम्पोजिशन पढ़े। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट। दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन वाटर का होता है, वो H2 और O2 में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी एज अ मीडियम प्रोवाइड करते हैं। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में जहाँ पे हम सूरज बाबा के सामने रख देते हैं या फिर हम डायरेक्ट सूरज के सामने रख देते हैं, जहाँ पे हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सनलाइट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। तब ये तीन तरह के डिकम्पोजिशन हमें दिखते हैं। अगर आपको एग्जाम में आए तो क्या नहीं लिख दोगे? ये नहीं लिखोगे ना, बताओ। चलो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। देखो अभी अभी फोटो पे मत जाना, मैं बता रहा हूँ, अभी फोटो पे मत जाना, तो अभी यहाँ देखो, उस पर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये भैया देखो, आपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखा, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है? इसको आप सिंगल क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सिंगल का कोई इज्जत नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, इसको सिंगल नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मान लो, इसको अगर बताऊं ना मैं, तो यहाँ से बताता हूँ। देखो दो चेयर है, ठीक है। पहले यहाँ पे बैठा था आपका दुश्मन, लेट से दुश्मन इज वाई एक्स एंड यू आर वाई। अब क्या है कि आप जो है उससे स्ट्रांग है, एकदम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हो, तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया। आप ताकतवर रहोगे तभी तो इसको यहाँ से हटाओगे, डिस्प्लेस कर दोगे, अब ये भाग जाएगा, रोने लगेगा, ही समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे आपने क्या है, आप ताकतवर थे इसलिए आपने इसको हटा दिया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पे एक्स हो, ये वाई है, जहाँ पे ये ज्यादा ताकतवर है, आप कमजोर है। अब चाहोगे ये मेरे जगह पे बैठ गया है, अब इसको हटा, अरे भैया आप इसको नहीं हटा पाओगे कि ये तो आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसके पास पैसा है, मनी है, समझ रहे हो, घर है, माँ, तुम्हारे पास तो सिर्फ माँ है, तो उससे नहीं होगा कुछ, समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगा। जब ये आपको ताकतवर होना पड़ेगा, यानी कि इस मेटल को ताकतवर होना पड़ेगा, तभी ये यहाँ से इसको डिस्प्लेसमेंट करवा सकता है। तो हम डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं द केमिकल, यानी कि विस्थापन। विस्थापन मतलब उसको उसके ही जगह से हटा देना। आप मजबूत इंसान रहोगे, उसको हटा दोगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व विलय से दूसरे तत्व को विस्थापित करता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस। जैसे आप देखोगे, अब हम इस फोटो पे आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये फोटो, ये दोनों पहले थे एक सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देख रहे हो ये अजीब दिखने वाला इंसान, यानी कि वेरी हैंडसम, नॉट अजीब, वेरी हैंडसम देखने वाला इंसान, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये तो ताकतवर है ना, दिस इज वेरी पावरफुल इंसान, और इस पावरफुल इंसान ने इसको यहाँ से हटा दिया, तब ये एक नया चीज बन गया, ठीक है। जिसको ये पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता है ऊपर को देखो जाके, नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे बता रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि A प्लस B, ये अगर मान लो कि ए जो है ना ये बढ़िया नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर हम बताऊं इसको ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सिम सिम ना, तो यहाँ पे देखोगे तो अगर मान लो, अरे ये देखो, मान लो कि ये ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि सी डी है, ठीक है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एक अरे ये मिटता क्यों नहीं है? ये जो है ना कभी कोई ना बहुत परेशान करके रख देता है। ये जो है ना इसको मिटा देना, ठीक है। और यहाँ पे जो हम क्या बता रहे थे, ये ए बी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि सी, ठीक है। अब ये सी क्या किया, सी जो है ये बी को हटा दिया। यहाँ से सी ने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको मैं सीधा लिख दिया, ताकि एग्जाम में क्या होता है कंफ्यूज ना कर जाओ आप लोग। ये ए है, ये बी और सी। अब ए जो है ये ताकतवर निकला, विकी कौशल, और इसने यहाँ से सलमान खान को हटा दिया, और जैसे ही हटाया वैसे यहाँ पे ये जो नया प्रोडक्ट बना वो हमारा बन गया AC, समझ गए?
तो ये हमारा बन गया दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मास्टर साहब देखो ये सब तो एग्जाम में नहीं लिखेंगे ना, तो कुछ ऐसा बताओ ना जो एग्जाम में लिखेंगे। अभी बता रहे हैं हम आपको एग्जाम में क्या लिखोगे आप। एग्जाम में आप लिखोगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयरन है, ठीक है, आयरन इज वेरी रिएक्टिव, मतलब वेरी रिएक्टिव तो है, बट कितना रिएक्टिव है, तो ये इतना रिएक्टिव है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, अच्छा ये दिखता कैसे, तो ये जो है ना ये ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये क्या करता है यहाँ से, इस जो ये कमजोर इंसान है यानी कि ये कॉपर इंसान को, ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा और जो सॉल्यूशन बनेगा आपके पास ये बनेगा FeSO4 प्लस, दिस इज द कॉपर अलग। यानी कि इसने आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को ही हटा दिया, उसके घर से ही उसी को हटा दिया, बताओ तो ये तो ताकतवर होगा ही ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एग्जाम में आता है आपको, अगर मान लो ये कॉपर यहाँ रख देते, मान लो अगर कॉपर यहाँ रख देते और यहाँ पे FeSO4 रखते और अगर हम पूछते ये रिएक्शन होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉपर जो इससे ज्यादा ताकतवर है ही नहीं, इसको हटा ही नहीं पाएगा, तो वो कैसे डिस्प्लेसमेंट करेगा, नहीं कर पाएगा डिस्प्लेसमेंट। इस केस में ये रिएक्शन नहीं होता। एग्जाम में बहुत बार इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कि क्या ये एलिमेंट इसको हटा पाएगा या नहीं, या फिर इसको अरेंज करो, तो आप चेक करोगे कि जो ये यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या इससे ज्यादा ताकतवर है, यानी कि इससे ज्यादा मोर रिएक्टिव है। यानी अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि सर ये तो आपने बता दिया, ये तो अन्याय कर रहे हो, ये पता नहीं है, तो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है, 2 मिनट सब्र करना बस। अब आप बोलोगे चलो कि ये डिस्प्लेसमेंट चलो क्लियर हो गया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी तो बताओ। ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट था, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यस, जिस तरह इसका नाम है उस तरह इसका काम है। तो मान लो AB है और ये मान लो कि यहाँ पे जो है वो CD है, क्या है यहाँ पे CD है, क्या है यहाँ पे CD है। तो ये क्या करेगा AB यहाँ पे थोड़ा ना, यहाँ पे थोड़ा मित्रता वाला माहौल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ताकतवर है तो उसको हटा दिया, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब प्यार से रहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो है A, वो जो है ना B के साथ मन नहीं लग रहा था, इसका पुराना पार्टनर था, उसके पास मन नहीं लग रहा था, तो ये क्या करा, इसने स्विच चेंज कर दिया AC के साथ, और B बोला क्या हम भी चेंज कर देते हैं, अब तुम मेरा पार्टनर लेके चले गए तो हम तुम्हारा लेके चले जाते हैं, तो ये B जो है वो D के साथ बना दिया है कि नहीं, तो ये AC अलग बना दिया, ये BD अलग बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज होता है एटम्स का, बताना मत किसी को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे द्वितीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है, हिंदी वाले बताना मत किसी को। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोले नहीं अभी मजा नहीं आया, तो अभी बता रहे हैं यहाँ पे देखो, जैसे ये देखोगे ना, तो यहाँ पे देखना, जैसे इसने ये इंसान ने ये हाथ में पकड़ रखा है, ये ठीक है, ये AB, मान लो कि AB है, इसमें घुला हुआ, बट कलरलेस है, आपको दिख नहीं रहा है, ये भी कलरलेस है, ठीक है। तो ये जैसे ही रिएक्ट करेगा तो आपको देखना यहाँ पे ये रिएक्शन करके, और जैसे रिएक्शन होगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान मत भटकाना। चलो देखो, देखा देखा कि नहीं जादू तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे सॉल्यूशन B से रिएक्ट किया और यहाँ पे एक बना दिया प्रेसिपिटेट, अच्छे बोलते हैं क्या बोलते, फिर से, अच्छा फिर से देखेगा, चलो फिर से देख लो, अब बात ही नहीं, अब रुकता ही नहीं है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको आक्षेप मिलने को देखने को मिलता है, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट, दिस येलो कंपाउंड इज PPT, हिंदी में, इंग्लिश में PPT, प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट मिला। अब बोलोगे चलो ये एग्जाम में थोड़ा ना लिख देंगे ABCDEFCBD, कुछ ऐसा बताओ ना जो एग्जाम में लिखेंगे। जी हाँ, अभी बता रहे हैं आपको, पता है आपको एग्जाम बताने के लिए कहाँ जाते हैं ये, ठीक है। अब हम अगर आपको बताएं कि एग्जाम क्या होता है, आप कैसे लिखोगे, तो वहाँ पे तो आप AB, और देखो ABBC अगर आप लिखते हो, ठीक है, एग्जाम्पल बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि अगर आप मान लो कि आप ABBC लिखते हो तो गलत तो नहीं होगा, ठीक है, गलत तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, लेकिन उसको ये भी तो नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा सही। आप केमिस्ट्री के, थोड़ा सा केमिस्ट्री का अगर लिखते हो ना, तो केमिस्ट्री में ये चीज़ है कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अगर आप मेंशन करते हो दैट मीन्स कि आपको अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो अगर इसका एग्जांपल बताएं डबल डिस्प्लेसमेंट का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का तो बहुत सारा एग्जांपल दे दिया हो ना मैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का देता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया आपका,
Na2SO4, दिस इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को आप बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा दोगे, बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा दोगे, जैसे आप रिएक्ट करवाओगे ना तो यहाँ पे बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। अब बोलोगे मास्टर साहब इसे म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ, वो भी तो बताओ। अभी बता रहे हैं हम आपको। देखो ये जो सोडियम सल्फेट है ये है आपका Na प्लस में, ठीक है, और ये जो SO4 है ये SO4 2 माइनस में। तो ये देखो ये अलग है ये सॉल्यूशन के अंदर में, और ये Ba2 प्लस है, ये हो गया आपका Ba2 प्लस, और ये हो गया आपका Cl माइनस, ठीक है। तो ये बेरियम 2 प्लस में है, क्लोरीन 2 माइनस में, तो ये बेरियम 2 प्लस। अब ये देखो ये आयंस हो गए। अब देखना तुम जादू, ये देखना ये इसके साथ भाग गया NaCl, ये देख रहे, और ये वाला देखो इसके साथ भाग गया, देखो दोनों आ गए ना अलग अलग। तो इसका मतलब ये हुआ कि BaSO4 अलग बन गया और ये सोडियम क्लोराइड अलग बन गया। तो इसका मतलब हुआ ना ये अवक्षेप का निर्माण क्या होगा यहाँ पे, अवक्षेप। अवक्षेप मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट। इसको इस रिएक्शन को हम लोग अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अवक्षेप का निर्माण होता है, समझे कि नहीं। अब तुम बोलोगे अवक्षेप तो आपने बता दिया और आप बता नहीं रहे हो कि इसमें अवक्षेप कौन है। तो NaCl नमक है ना भैया, नमक नीचे बैठ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड है, वो सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका अवक्षेप नहीं है। क्यों, अभी हमने बताया ना, कंफ्यूज कर दिया ना मैंने। ये NaCl जो है आपका, ये तो नमक है, ये घुल जाता है, ये घुला हुआ रहता है। तो आप इससे याद रखना कि ये नमक जो है वो सॉल्यूशन में घुला रहता है। तो इसका मतलब अवक्षेप दूसरा होगा। हाँ, तो यानी कि BaSO4 जो है ये अवक्षेप बना देता है, ठीक है। तो ये BaSO4 दिस इज अवक्षेप, दिस इज PPT इन द रिएक्शंस। समझ में आया, चलें आगे। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, चले आगे। तो ये हम चल रहे हैं आगे, ये भी समझ में आया, ये बढ़िया बंदा है ये, ठीक है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप बता रहे थे कि हम कौन सा ज्यादा ताकतवर होता है, ताकतवर का तो लिस्ट बताओ। ताकतवर इंसानों की लिस्ट सबसे पहले आते हैं हमारे कबीर। कबीर ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम। पोटेशियम देखो, पोटेशियम को लिखते हैं K से, ठीक है। तो हम हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। देखो ये देखो कॉपर देखो कितना नीचे, देखो कितना ये नीचा इंसान है, ये देखो आयरन कितना ऊपर है। तो आयरन तो ऑब्वियसली से ताकतवर होगा ना। यानी जो ऊपर वाले मेटल होंगे वो नीचे वाले मेटल को हटा सकते हैं, बिकॉज ऊपर वाले मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं, नीचे वाले लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये सोना चांदी ये जो तो पहनते हो ना, ये बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब अगर याद रखना है तो सोना चांदी, जैसे सोना चांदी पहनते हो या चांदी सोना कहती है तुम लोग, हम लोग तो सोना चांदी कहते हैं। तो वो अब सोना चांदी नहीं कहना है, चांदी सोना कहना है। तो चांदी इज वेरी लेस, फिर सबसे ज्यादा लेस होता है गोल्ड, फिर होता है चांदी, ठीक है। उसके बाद मरकरी, कॉपर, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना कि सबसे पहले कबीर है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लिड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, ठीक है। अब ये आप इसका बहुत सारा ट्रिक है, ठीक है। कहो ना, कार मांगे या आलू, जिंक, आयरन, इस तरह से बहुत सारे इसके ट्रिक है, ठीक है। तो वो ट्रिक जो है कोई काम का नहीं है, ये आप क्या करो इसको याद रख लो, ठीक है, समझे कि नहीं। इसको याद कर लेना। हम इसको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 2-3 चीज तो आपको याद रखना। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, किसी को बताना मत। ये यहाँ से जो यहाँ तक है ना, इसको याद कर लेना, दरअसल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, एल्युमिनियम से लेके जिंक तक, ठीक है। ये वाले जो हैं ये आपको पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या करेगा आपको, कभी कभी वो जो रिएक्शन रहेगा ना वहाँ पे आपको Ag यहाँ पे दे देगा, ठीक है, Ag यहाँ पे दे देगा और Au यहाँ पे दे देगा। अब देखो Ag ऊपर है तो Au वाले को हटा देगा तो इसके प्लेस पे ये चला जाएगा। बट अगर Au यहाँ दे दे Ag, उस केस में नहीं होगा। तो इसको आप याद कर लेना, जनरली इसको याद करना, कितना ही टेबल 10 का टेबल याद कर लेना इसे, ठीक है। चले आगे, तो चलते हैं आगे। तो हम इसको देते हैं यहाँ से रब कर, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन। द फिफ्थ, ये हमारा लास्ट है, फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन। इसको मैं पहले समझाता हूँ, समझने के लिए पता है कहाँ आना है, ये यहाँ आना है, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं
तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बताओ तो। ऐसे 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 कैसे चले जाओगे तुम बिना बताए हुए, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है ही नहीं। तो अभी हम बता रहे हैं भैया मालिक, एक सेकंड रुक जाइए जरा सा, ये जो है ना कभी कभी ना गुस्सा चढ़ता है। ये जैसे हम ऑक्सीडेशन बता रहे हैं आपको, ठीक है, ऑक्सी, ओहो मालिक, चल जा भैया, ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में या तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस, या ऑक्सीजन का गेन, ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस या हाइड्रोजन का गेन, उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या है, रिडक्शन में जस्ट इसका उल्टा, रिडक्शन में क्या होता है, लॉस होता है किसका, लॉस होता है ऑक्सीजन का, और गेन किसका होता है, गेन होता है हाइड्रोजन का। अगर इसको आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना है, मान लो कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा नहीं, हमको कूल बनना है, तो हम आपको बता रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी अ रिडक्शन। ठीक है, तो ये हम आपको ना जैसे अगला चैप्टर आएगा मेटल वाले में, तो उसमें आपको समझाऊंगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, तो कैसे हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं और कैसे हम इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो ये समझ में आया आपको डेफिनेशन की, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं, इसको जरा सा मिटाता हूँ और एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मिटाऊं कि नहीं बताओ जल्दी, मिटा देता हूँ, तुम नहीं भी बोलोगे फिर भी मिटाऊं, ये देखो मिटा देता। अब देखो यहाँ पे जब मैंने बताया कि चलो बताओ, अब एग्जाम्पल बताओ मास्टर साहब, ये देखो कॉपर है, इसको हम ना, इसको जो है ना हम ना कभी तोड़ दे कॉपर जो है, ये कॉपर, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, ठीक है, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपको, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बना, देखिए। तो ये जो कॉपर है, कॉपर इज अ मेटल और ऑक्सीजन इज अ गैस। जब ये मेटल रिएक्ट करेगा इससे, तो जैसे ही रिएक्ट करेगा ना, वैसे यहाँ पे Cu2 बन जाएगा। जैसे अगर हम इसको आपको बताएं ना कि यहाँ पे क्या हुआ, बताओ यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे इस कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, और जब ये गेन कर लिया तो इसका मतलब कॉपर का हो गया यहाँ पे, मोए मोए नहीं, कॉपर का यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब हम आपको पूछे कि यहाँ पे जरा बताओ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जरा बताओ, जरा बताओ, धीरे से बोलना है, किसी सुना ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड देखोगे तो यहाँ पे कॉपर जो है इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ। कॉपर जब ऑक्सीजन को छोड़ दे, बोले चलो जाओ यहाँ से, तब कॉपर जो है यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस, कॉपर इज व्हाट, कॉपर इज रिड्यूस। तो ये हो गया आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल, ऊपर वाला हो गया आपका ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। समझे कि नहीं। अब विक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उसको हम बोलते हैं उपचयन। तो ये हो गया आपका उपचयन। क्या हो गया ये, उपचयन, चयन। और ये हो गया आपका अप, अप, अप नहीं लिख रहा है, ये अप यहाँ लिख देता हूँ, अपचयन, चयन, अपचयन। तो ये हो गया आपका रिडक्शन, जहाँ पे अपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन जहाँ पे आपका उपचयन हो गया। समझे कि नहीं। अब बोलोगे कि अच्छा एक बात बताओ, आपने बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, दोनों को मिला के हम लोग कभी कभी रिडॉक्स बोलते हैं, तो वो रिडॉक्स कौन बताएगा, भूल गए क्या आप, नहीं भूले हैं, वो भी बता रहे हैं हम सर चीज में एकदम ना। ये देखो बता रहे हैं, जैसे ऑक्सीडेशन अगर आप पूछोगे कि ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन तो आपने बताया ही नहीं, क्या सोचे चले जाओगे, नहीं जाने देंगे, देखो यहाँ पे मत जाने दो। देखो अगर हम पूछें कि रिडॉक्स होता क्या है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो अगर हम रिडॉक्स की बात करते हैं, मैं ना, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, तो रिडॉक्स में क्या है, रिडॉक्स में जो है ना आपको दोनों दिखेगा, कैसे दोनों दिखेगा, जैसे देखो ये Cu+H2, देखो यहाँ पे ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड ने यहाँ पे कॉपर को जाने दे दिया, और ये हाइड्रोजन ने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, है ना, देख रहे हो, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ने कॉपर को तो जाने दे दिया या नहीं, तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन, अपचयन, अपचयन। कॉपर ऑक्साइड व्हेन लूजेस इट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जाने दे दिया, तो ये हो गया, क्या हो गया, अपचयन। और इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो अगर ऑक्सीजन ले लिया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन,
उपचयाना, समझ में आए। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शंस। अच्छा, अगर एक चीज आपको इसमें पूछा जाता है कि अगर ये मान लो अपचयन इसका हुआ, यानी कि इसका अगर मान लेते कि रिडक्शंस हुआ, ठीक है, CuO जो है, CuO जो है वो आपको Cu में चेंज हो गया, इसका मतलब CuO ने लॉस कर दिया ऑक्सीजन का, यानी कॉपर का हो गया रिडक्शन, रिडक्शन हो गया कॉपर का, ठीक है। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया तो क्या हो गया ये हो गया उपचयन, यानी हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया ना, समझे कि नहीं। चल, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इंसान, पर्टिकुलर ये इंसान है, और ये इंसान ना तो इसे छोड़ रहा है ना तो इसे जाने दे रहा है, मतलब पता नहीं क्या ये फोटो क्यों लगा है यहाँ पे, समझ गए। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम उपचयन कहते हैं। तो अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम उसे अपचयन होता कहते हैं। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हम्म, समझे कि नहीं। चलें आगे। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे होता है खत्म, और इसके बाद देखते हैं क्या क्या कुछ और पढ़ाना है इसमें। हाँ, अच्छा, ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब जो जिससे हम स्टार्ट किए थे वहां पे हम फिर से आ जाते हैं कि चैप्टर को क्यों पढ़ने का जरूरत था। अब देखो, कोरोजन जो होता है ना, वो आयरन, जैसे ये आयरन देखो रे, ये आयरन देखो, ग्रिल लगा हुआ है, बड़े बड़े से ग्रिल। अब ये कितना खराब हो रहा है, खराब इन द सेंस कि जो आयरन है ना, ये आयरन जो है ना, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के, सिर्फ ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करता है, और ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन के होने के कारण Fe2O3 एक तरह का फॉर्मूला, दैट इज द रस्ट का फॉर्मूला होता है, ये रस्ट बना देता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, यानी कि जब ये आयरन एक दूसरे फॉर्म में, यानी नया सब्सटेंस रस्ट में चेंज होने लगता है, तब हम उसे बोलते हैं रस्टिंग। अदरवाइज अदर एलिमेंट, जो अदर एलिमेंट जैसे कि सिल्वर पे ब्लैक ब्लैक कोटिंग हो जाता है ना, रेडिश ब्राउन कोटिंग आयरन, तो आयरन वाले को सिर्फ हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है वो रस्ट का फॉर्मूला बोलता है, इसलिए रस्टिंग बोलते हैं। जब बाकी सबको हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरोजन। रेंसिडिटी आपको समझ में आया, जैसे फैट्स और ऑयल से वो होते हैं, वो सारे जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो अब वो रेंसिड हो जाते हैं। तो होप कि आपको आंसर जो हमने शुरू में आपको बताया था कि वाई, उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया होगा, बिकॉज दिस ऑल आर द केमिकल रिएक्शंस इन विच दे रिएक्टेड with the element with the gases which present in the environment which change or degrades the property of the originality या फिर originality of the elements। तो इस वजह से उनमें कोरोजन और रेंसिडिटी हो जाती है। देखो ये देखो, ये देखो कैसे मुंह बना रही है खाना, देखो उसके पापा उसके बोले कि बेटा अगले फ्रिज में रखना भूल गए होंगे, तो इसको पता चल गया, बस ये नहीं मना कर रही है, समझ गए कि नहीं। तो ये हो गया रेंसिड फूड। रेंसिड मतलब विकृत गंधिता, और कोरोजन मतलब संक्षारण, संक्षारण हो जाता है संपर्क में आते ही, तब ये संक्षारित हो जाता है। ये प्रक्रिया को संक्षारक कहते हैं। विकृत गंधिता मतलब उपचयित होने पर तेल व वसा विकृत ग्रंथि हो जाते हैं तथा उसमें स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, प्रायः तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन रोकने के लिए। अब आप बोलोगे कि क्या कोई ऐसा चीज है जिससे हम इसको रोक सकते हैं, तो रोकने के लिए हम कहाँ आएंगे, यहाँ, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आयरन का गेट है, ठीक है, आयरन का गेट है। अगर आप इसको सिर्फ आयरन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखोगे तो ऑक्सीजन बार बार जाएगा इसे, और इसे ये खराब करेगा, 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 ये पूरा का पूरा खराब कर देगा। लेकिन अगर हम ये आयरन के गेट के ऊपर चुपके से बिना बताए हुए ऑक्सीजन को एक लेयर चढ़ा दें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जब आएगा तो ये तो पहले इसको जाएगा, इसको तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब दिस इज द अनदर पॉलिश्ड मटेरियल विच कैन बी कोटेड ऑन द एलिमेंट सच एज आयरन। तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि नहीं, कोई काम करो, इसको पेंट कर दो, बिना चुपके से ऑक्सीजन को बताना मत, पेंट कर देना, इसको पेंट कर देना, ग्रीस लगा देना या फिर ऑयलिंग कर देना। इससे क्या होगा, इससे खराब नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग रस्टिंग से बचा सकते हैं, कोरोजन से बचा सकते हैं एलिमेंट्स को। इसीलिए आप देखो गैल्वेनाइजेशंस होते हैं, जो भी
जैसे कोटिंग चढ़ाई जाती है ना, कॉपर की कोटिंग, एल्युमिनियम के जो आप देखते हो चम्मच, सिल्वर के जो चम्मच आते हैं उनमें क्या है, एल्युमिनियम की कोटिंग चढ़ाई जाती है। तो कोटिंग से क्या होता है, ऑक्सीजन डायरेक्टली उस पर हार्म नहीं कर सकते, उसके प्रॉपर्टी को डिग्रेड नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। तो ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन से बचने का उपाय। अब बोलोगे ये ऑक्सीडेशन से बता दिया, रिडक्शन कौन बताया, रेंसिडिटी वाला कौन बताएगा, रेंसिडिटी वाला बताएंगे। ये देखो ना, तुम गुस्सा आ जाते हैं बार बार। ये देखो रेंसिडिटी वाला, रेंसिडिटी में क्या, जैसे मान लो ये फूड है, ठीक है, फूड में बहुत सारा हमने फूड रखा हुआ। अब ये फूड नहीं है, ये रसगुल्ला, मैं बता रहा हूँ पहले, ये रसगुल्ला है। अब ये रसगुल्ला ऑक्सीजन से जाएगा तो क्या करेगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रसगुल्ला को ना पूरा का पूरा हम लोग सुखा देते हैं, पूरा का पूरा ड्राई आउट कर देते हैं, पूरा का पूरा ड्राई कर देते हैं, उसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहना चाहिए। वाटर जब रहेगा ही नहीं तो रिएक्ट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो उस केस में जो ज्यादातर जब देखोगे अचार बनाती है मम्मी घर पे, तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा ड्राई आउट कर देते हैं। ड्राई आउट करने से उसमें ऑक्सीजन का नहीं रहता, मॉइस्चर ही नहीं रहता, तो इन्वायरमेंट से रिएक्ट नहीं करता। तो एक मेथड हो सकता है कि ड्राई कर दो उसे, सॉल्ट मिला दो उसमें, या ऑयल लगा दो। जैसे अचार में ना ऑयल भी बहुत सारा मिला देता है, ताकि ऑयल जो है ना ये एक तरह का कांटेक्ट, एक तरह का लेयर बना देता है ऑक्सीजन और खाने के बीच में। अब बोलोगे रसगुल्ला में ऑयल थोड़े लगाएंगे, अरे भैया सब में नहीं लगाएंगे, कुछ और भी होते हैं उनमें लगाएंगे। तो ऑयल लगा देंगे तो उससे भी क्या होगा, एक तरह का ब्रेक हो जाएगा कॉन्टेक्ट। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग खाना को बचा सकते हैं। एग्जाम में अगर आए आपको कि नेम सम मेथड्स, हाँ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का भी कोई यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जैसे आप देखोगे ना तो चिप्स वाले पैकेट में नाइट्रोजन भरा होता है, वो गैस भरा होता है, जिसके कारण वो चिप्स जो रहता है बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स का काम कर रहा है, चिप्स वाले पैकेट में भरा होता है। तो वो उसको ऑक्सीजन को वहां पे आने ही नहीं दे रहा है, और ऑक्सीजन को जब आएगा नहीं तो रिएक्ट कैसे करेगा, तो नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन प्रिवेंट द फूड और द मेटल्स फ्रॉम कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो पता है आपको क्या करना है, आपको इस लड़की की तरह मुंह नहीं बनाना है। इस चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना है। धन्यवाद, थैंक यू, आपका स्वागत, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। इसी तरह की मज़ेदार मज़ेदार वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, और भी अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। अगर आप यहाँ तक पढ़े हो, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा देखा है तो आप कमेंट करना, ठीक है, कैसा लगा बताओ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे और हम